एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आप जानते हैं हम चला रहे हैं यहाँ पर इस समय यूटेट की सीरीज। हमारा यूटेट का कोर्स हमारी ऐप पर भी स्टार्ट हो चुका है। अभी हम क्या कर रहे थे, आपको सीडीपी के हमने यहाँ पर जो 2025 का आपका पेपर था उसे हम डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 जो हमने इसका लिया था, इसमें हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम यूटेट 2 जो आपका 2025 में हुआ है, यानी पिछले साल हुआ है, उसका सीडीपी सेक्शन के नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, 15 हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे के 15 हम अब डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप चेक कीजिए, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन क्लासरूम अ टीचर शुड। तो आपको क्या करना है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, यहाँ पर लैंगिक समानता की बात हो रही है। ठीक है, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो एक चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि गर्ल्स को और बॉयज को आपको इक्वली ट्रीट करना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं, लड़कियां जो है अभी तक बहुत ही पीछे रह गई हैं या उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हुआ है तो हमें उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, लड़कों को भी आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें पीछे कर दें, आपको दोनों को समान रूप से ट्रीट करना है। अगर आप किसी चीज में लड़कों को प्रेफरेंस ना देकर लड़कियों को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो वो भी आपका जेंडर बायसनेस में आता है। ठीक है, तो चलो अब ऑप्शंस देख लेते हैं कि यहाँ पर टीचर से क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर उन्हें जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करनी है, लैंगिक समानता। तो यहाँ पर हमें कौन से एग्जाम्पल में ये दिख रहा है, ट्रीट ऑल गर्ल्स इक्वली, treat all boys equally, treat girls as same as boys, all of the above। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, गर्ल्स को और बॉयज को आपको समान यहाँ पर ट्रीट करना है, उनके साथ समान व्यवहार करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहेगा, A child who feels difficulty in writing, his disability is known as dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, none of the above। तो ये देखो, राइटिंग डिफिकल्टी जो होती है आपकी, दिस इज योर डिसग्राफिया। ठीक है, डिसग्राफिया होती है ये आपकी राइटिंग डिसेबिलिटी होती है, जिसको लिखने में दिक्कत होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है या फिर आपका बी उल्टा लिख रहे हैं, डी उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है, रीडिंग जो डिफिकल्टी होती है आपकी, वो क्या होता है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, आपकी पठन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया, कैलकुला से ही पता चल रहा है आपको, ये किससे रिलेटेड होगा, ये आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड है, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में जो है दिक्कत आती है यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशंस। तो ये आपके क्या है, एक क्वेश्चन आपका लर्निंग डिफिकल्टीज पे जरूर बनता है, आपको सारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, विच पॉजिटिव करिकुलम इज रिकमेंडेड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो अगर दृष्टि बाधित बच्चे हैं तो उनके लिए कौन सा घनात्मक पाठ्यक्रम अनुशासित है। दैनिक जीवन संबंधी कौशल, संवेदी प्रशिक्षण, ब्रेल पद्धति, उपरोक्त सभी। देखिए, जो आपका ये पॉजिटिव करिकुलम है, ठीक है, पॉजिटिव करिकुलम किसके लिए, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए। एक तरीके का क्या है, ECC बोलते हैं, ECC क्या है ये, एक्सपैंडेड कोर करिकुलम। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक तो आपका एकेडमिक कोर करिकुलम होगा, उसके अलावा इनको कुछ एडिशनल चीजें भी सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो दैट इज योर पॉजिटिव करिकुलम, एक्सपैंडेड कोर करिकुलम। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, जैसे आपके डेली स्किल्स आ जाते हैं, कुछ आपको प्रशिक्षण दिया जाए, पर्सनल हाइजीन भी इनको सिखाई जाती है, इनको ब्रेल लिपि सिखाई जाती है, टेक्टाइल मेथड सिखाए जाते हैं क्योंकि छू कर ये चीजों को ज्यादा अच्छे से पहचान पाते हैं। फिर जो इनके सेंसेस बाकी हैं, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाएगा। मतलब अब ठीक है, इनको विजुअल उसमें सेंसेस में थोड़ी सी दिक्कत है, हो सकता है कोई पार्शियली ब्लाइंड हो सकता है कोई कंप्लीटली ब्लाइंड हो, लेकिन बाकी के सेंसेस तो है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज की जाती है, डे टू डे एक्टिविटी सिखाई जाती है, इन्हें अपने लाइफ के गोल्स को सेट करना सिखाया जाता है। ये सारी चीजें आपकी किसमें आती है, ECC में आती हैं। ये एक तरह का पॉजिटिव करिकुलम है। तो डेली लिविंग स्किल बिल्कुल आएगा इसमें, सेंसरी ट्रेनिंग आएगी इसमें, ब्रेल सिस्टम भी इसमें आएगा, यानी आपके तीनों हो जाएंगे डी, ऑल ऑफ द अबव, आपका ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे, Which situation shows the proper arrangement of inclusive classroom। समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं। अब समावेशी कक्षा में यानी आपको चाहे किसी भी आपके डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हो, ठीक है, चाहे वो डिसेबल हैं, डिसएडवांटेज है या फिर वो नॉर्मल बच्चे हैं, सबको आपको साथ बिठाकर पढ़ाना है, सबको आपको सबकी नीड्स का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, लर्नर्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट सीटेड इन द मिडिल रो। जिनको सुनने में थोड़ी सी कठिनाई है उन्हें आपने बीच वाली रो में बिठाया, नहीं भी उन्हें तो सबसे आगे बिठाओगे ना, जिससे आसानी से सुन सके। मेंटली रिटार्टेड लर्नर सीटेड सेपरेटली, सेपरेटली का तो बिल्कुल यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए जिक्र। इंक्लूसिव का मतलब है आप सबको एक साथ लेके चल रहे हो, साथ में ट्रीट कर रहे हो। अगर किसी भी चीज में
आपका ये ऑप्शन आता है कि उसको सेग्रीगेट किया गया है, सेपरेट किया गया है, इन लोगों को अलग किया गया है, तो वो इंक्लूसिव में काउंट नहीं होगा, ठीक है। देन ऑल लर्नर्स सीटेड टू अटेंड टीचिंग लर्निंग इन कंफर्टेबल वे, तो सभी लर्नर्स के लिए इन्होंने इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट किया है कि सब बहुत ही आरामदायक तरीके से बैठे हैं, कंफर्टेबल वे में बैठे हैं, ताकि उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मन लगे, दिमाग लगे, ठीक है। तो यही आपका जो है इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप को शो कर रहा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा जो है वो क्रिपल्ड है, ठीक है, पैर उसके जो है वो ठीक नहीं है, तो आप उसके लिए बैठने का फर्नीचर उसी प्रकार का करेंगे जिसमें उसको कंफर्टेबली बैठ सके, ठीक है ना। अगर वो नॉर्मल चेयर को यूज नहीं कर पा रहा है तो आप इस तरीके की चेयर उसके लिए यूज करेंगे जहां पे वो आराम से बैठ सके, ताकि उसका पढ़ने में मन लगे। अगर वो ही कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो पढ़ने लिखने में मन कैसे लगे। इस तरह हर एक बच्चा जो आपकी कक्षा में है, जिस भी तरीके की उसकी नीड्स है उसको आपको फुलफिल करना, यही आपका इंक्लूसिव क्लासरूम है। फिर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अगेन इंक्लूसिव सेटअप पे से ही रिलेटेड है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड अपॉन, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा किस पर आधारित होती है? प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन स्पेशल क्लासरूम, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, या ऑल ऑफ द अबव। देखो, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी नहीं होती, सबको भरपूर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एजुकेशन किसी स्पेशल क्लासरूम में नहीं दी जाती, एक ही क्लासरूम है आपका। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंक्लूसिव क्लासरूम किसके लिए है, इंक्लूसिव एजुकेशन किसके लिए? डिसएडवांटेज बच्चों के लिए, डिसेबल बच्चों के लिए, लोगों को लगता है सिर्फ इन्हीं के लिए, नहीं भाई, नॉर्मल बच्चे के लिए भी है। सबको साथ में बिठाना है, सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन इज योर राइट आंसर। इंक्लूसिव क्लासरूम में आप किसी को मना नहीं कर सकते, जीरो रिजेक्शन है, रिजेक्ट नहीं करना है आपको कि ये बच्चा जो है यहाँ पे पढ़ने लायक नहीं है। देखिए, इंक्लूसिव सेटअप में आजकल जो माना जाता है, सभी को आप एक कक्षा में पढ़ा सकते हैं, सिर्फ तभी सेपरेट स्कूल की बात की जाती है जब वो बहुत ज्यादा मेंटल रिटार्टेड हो। और मेंटल रिटार्डेडनेस भी अलग अलग तरीके की होती है। अगर मेंटल रिटार्डेडनेस जो है वो इस लेवल पर आ रही है कि उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा स्पेशल केयर की भी जरूरत होती है, स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। एक भरे पूरे क्लासरूम में आप अगर उन्हें बिठा देंगे तो आप उनको ढंग से केयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उनका ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो तब हम उनको सेपरेट स्कूल में या सेपरेट क्लास में डालते हैं, ठीक है। लेकिन अदरवाइज सभी तरह के बच्चों के लिए यहाँ पर एक ही क्लासरूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following is not the characteristic of the students of disadvantaged group? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि अगर कोई डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से है, डिसएडवांटेज में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी तरीके के हैंडीकैप बच्चे हैं या फिर बैकवर्ड चाइल्ड है, मतलब एक्सेप्शनल चाइल्ड हो गया ना आपका, तो डिसएडवांटेज ग्रुप में अगर आ रहा है, ये भी हो सकता है पुअर है, ठीक है, आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो ऐसे बच्चों में हमें किस तरीके का व्यवहार की विशेषता में देखने को मिलती है, ठीक है। नहीं मिलती है पूछा, इसमें नहीं मिलती है, ठीक है, नॉट वर्ड आ रहा है। तो निम्न स्तर का आत्मसम्मान ये होता है, ठीक है। ये बच्चे जो है ना अपने आप को क्या फील करते हैं, लो सेल्फ एस्टीम होती है इनके अंदर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक इनके अंदर आ जाता है कि हम इनके समान नहीं, ठीक है। तो ये है इनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है। सामाजिक दक्षता, वैसे आंसर यही है आपका, सामाजिक दक्षता इनके अंदर नहीं आ पाती। अब देखिए ना, कोई बच्चा अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहा है, उसको सब घुलने मिलने में समय लगता है, तो उसके अंदर सामाजिक दक्षता कहाँ से होगी, है ना, नहीं हो सकती ना। उसके अंदर सोशल कॉम्पिटेंसी, वो सामाजिक रूप से एकदम बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होगा, बहुत ज्यादा सोशलाइज भी नहीं होगा, वो तो पीछे पीछे रहने की कोशिश करेगा, वो भीड़ से अलग रहने की कोशिश करेगा, वो ज्यादा ग्रुप में आपका मिले जुलेगा नहीं, बल्कि अलग रहने की कोशिश करेगा। तो यही वाला ऑप्शन है आपका। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, व्यवहारिक समस्या बिल्कुल दिखाई देती है इन बच्चों में, व्यवहारिक समस्या, भाषा संबंधी समस्या भी हो सकती है। अगर कोई लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, कुछ बोलने में कुछ दिक्कत है, तो लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो सकती है, रीडिंग राइटिंग संबंधी भी हो सकती है वो। तो सामाजिक दक्षता हमें इनमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है, सामाजिक दक्षता इनमें नहीं होती। निम्न में से कौन सा संवेग नकारात्मक संवेग है? तो आपको नेगेटिव इमोशन बताना है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, नेगेटिव इमोशन नहीं है बताना है यहाँ पर। भय, घृणा, क्रोध, प्रेम, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव इमोशन कौन सा नहीं है भाई, भय है, नेगेटिव है, घृणा नेगेटिव है, क्रोध नेगेटिव है, प्रेम नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इमोशन। सीखने से संबंधित गतिविधियों का स्वरूप निर्धारित करने हेतु शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए बच्चों के सीखने के तरीकों की, बच्चों के पूर्व ज्ञान की, बच्चों के विविध परिवेश की, उपरोक्त सभी। भाई अगर आपको बच्चों को एक्टिविटी करवानी है कुछ लर्निंग से रिलेटेड, तो एक टीचर को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। हो सकता है कोई सुन के सीखे, कोई एक्टिविटी करके सीखे, कोई सिर्फ विजुअली देखकर सीख ले। तो बच्चों के अलग अलग जो लर्निंग उनकी नीड्स है वो पता होनी चाहिए, पैटर्न्स पता होने चाहिए,
बच्चे को पहले से कितना ज्ञान है ये भी पता होना चाहिए, और बच्चे के बैकग्राउंड का भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में किस किस बैकग्राउंड के बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बच्चा विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करने हेतु स्वयं से अध्ययन करता है, यह उदाहरण है। अब देखिए, एक बच्चा जो है उसे किसी टॉपिक की जानकारी चाहिए, उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में वो समझना चाहता है, सीखना चाहता है, ठीक है, और इसके लिए वो खुद से अध्ययन कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, खुद को, मतलब उसकी इच्छा है उसको समझने की, इसलिए वो पढ़ रहा है। तो ये क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरणा है, अहम प्रवृत्ति है, शिक्षक की अवहेलना है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक होता है आंतरिक, अगर आपको अंदर से ही कोई काम को करने में खुशी मिल रही है तो आप उसको करते रहेंगे, है ना। कई लोग कहते हैं ना कि उसको क्लास में हमेशा फर्स्ट आना है, हमेशा हर टेस्ट के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करता है, क्यों? क्योंकि उसको क्लास में फर्स्ट आना उसका अंदर से उसे मोटिवेट कर रहा है, खुशी दे रहा है। तो इसीलिए आप किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पढ़ पढ़, वो खुद ही पढ़ते हैं। और एक्सटर्नल मोटिवेशन के बाहर से पेरेंट्स को वहां पर कुछ देना पड़ रहा है, लालच कि भी तुम फर्स्ट आओगे तो हम तुमको ये चीज दिला देंगे, तुम्हें वीडियो गेम दिला देंगे, या तुमको हम यहाँ पर साइकिल दिला देंगे। तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल मोटिवेशन। बाह्य यहाँ पर क्या हुआ? अभिप्रेरणा हुई कि आप बाहर से कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो दैट इज योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर स्वयं अध्ययन कर रहा है क्योंकि उस सब्जेक्ट मैटर को समझना चाहता है, खुद की इच्छा है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। अहम नहीं है ये, शिक्षक की अवहेलना तो है ही नहीं। नेक्स्ट, किस कौशल की प्राप्ति को त्रुटि व अभ्यास के संदर्भ में देखा जा सकता है? त्रुटि व अभ्यास यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? आपकी थॉर्नडाइक ने दी थी, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी इन्होंने। कैट के ऊपर इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, वहां से ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। तो कौन से ऐसे काम है, ऐसी लर्निंग की एक्टिविटी जिनमें हम ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं? हम त्रुटि करेंगे, हम गिरेंगे, हम फिर उठेंगे, हम फिर उस काम को करेंगे, फिर अपनी गलती सुधारेंगे, और ऐसा करते करते हमारी गलतियां लगातार कम होती जाएंगी और फाइनली हम उस काम को सीख लेंगे। तो क्या इसमें साइकिल चलाने में होता है? बिल्कुल होता है। टाइपिंग करने में होता है? बिल्कुल होता है। कितने पेजेस आप गलत करते हो उसके बाद सही करना शुरू करते हो लास्ट में। तैराकी में होता है? बिल्कुल होता है। हाथ पैर नहीं मारना सीखोगे, ट्राई नहीं करोगे तो फिर गलतियां नहीं करोगे, फिर कैसे सीखोगे? तो ये सभी में दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन हो जाएंगे डी ऑप्शन, ठीक है। तीनों एक्टिविटीज में ट्रायल एंड एरर से आप लर्निंग करो। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? स्मृति स्तर होता है, जिसे हम मेमोरी लेवल कहते हैं। लोअर क्लासेस के लिए यूज होता है। कौन सी क्लासेस के लिए? निम्न कक्षाओं के लिए यूज होता है। ज्यादातर यहाँ पर बल किस पे दिया जाता है? रटने पे बल दिया जाता है। किस पे बल दिया जाता है? रोट लर्निंग पे बल दिया जाता है। बच्चे को रटाया जाता है, CAT कैट ABCD रटा रहे, 1 2 3 4 रटा रहे, टेबल्स रटा रहे, ठीक है। तो लेकिन ये पहला स्तर है। जब ये आपका पूरा हो जाएगा तभी बच्चा बोध स्तर पे बढ़ेगा। बोध स्तर कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये कौन सा? बच्चा थोड़ा सा हाई, मतलब लोअर क्लासेस से थोड़ा बड़ा हुआ, तो अब बच्चे के समझने की बात आई है। तो यहाँ पर आप अब टॉपिक को समझा रहे हो, बच्चे को अंडरस्टैंड करवा रहे हो, तो यहाँ पर बच्चे को क्या करना है? समझना है, ठीक है, समझना है। जब इस स्तर का शिक्षण पूर्ण हो जाएगा तब बच्चा चिंतन स्तर पे बढ़ेगा। चिंतन स्तर जिसे हम रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं, यहाँ पर बच्चे की थिंकिंग एबिलिटीज जो है वो जनरेट होती है। मतलब अब बच्चा लॉजिक लगाएगा, सोचेगा, एनालिसिस करेगा, अमूर्त चिंतन करेगा। ये हाईएस्ट लेवल है और यहाँ तक पहुंचाना है। अगर किसी व्यक्ति का विकास करना है तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? आपको एक चिंतन की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाए। भाई रट के या सिर्फ समझ के काम नहीं चलेगा ना, उसे तो अल्टीमेटली अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है। तो उसके अंदर चिंतन क्षमता जो है उसका विकास करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर लेवल पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल सी ही, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड विद, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या होती है? कुछ नया, कुछ अलग, अभी तक जो नहीं पता था हमें, कुछ अलग ही लेकर आ गया, ठीक है। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड विद कॉन्क्रीट थिंकिंग, मेमोरी बेस्ड, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। आंसर तो इन दोनों में से है। कॉन्क्रीट तो मतलब हो गया हमारे सामने कुछ चीजें हैं तभी हम कुछ उसके ऊपर बेस सोच पाते हैं, कुछ अपने आप से इमेजिन नहीं कर पाते। मेमोरी बेस तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ आपके रटने वाली चीजों में तो आपको वही चीजें मिलेंगी ना जो पहले से आप जानते हो, पहले से एग्जिस्ट करती है, नया कैसे आएगा उसमें। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जब आप एक ही दिशा में सोचते, ठीक है। आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन जो किताबों है वो है, उनमें पहले से जो सॉल्यूशन है उन्हीं में से आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया नहीं सोच रहे। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम पे आप अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं,
अलग अलग दिशाओं में, कुछ नया भी निकाल के ला सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है कि आप कुछ ऐसी चीज जो अभी तक किताबों में भी नहीं लिखी थी, अभी तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं सोची थी, आपने ऐसा कोई सोल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग ही होती है आपकी आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, एकदम अलग। डाइवर्जेंट थिंकिंग ही किसको जन्म देती है? क्रिएटिविटी को जन्म देती है। क्रिएटिविटी किसको? रचनात्मकता को। ठीक है, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, जो भी कह लीजिए हिंदी में। तो क्रिएटिविटी को कौन जन्म देती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। और क्रिएटिविटी जनरेट करने के लिए टीचर को कौन सी विधि अपनानी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। कौन सी विधि अपनानी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड इज अ वेरी गुड मेथड टू इनकलकेट क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि में क्या होता है? आपने बच्चों के सामने, ग्रुप के सामने कोई प्रॉब्लम रखी, ठीक है, और सभी बच्चे जो है उसके ऊपर अपने अपने सॉल्यूशन देते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशंस की बारिश होती है, उसमें से आपने क्या किया? एक सॉल्यूशन जो बेस्ट लग रहा है आपको, आपने सिलेक्ट किया। इसकी विचारधारा ये है, मतलब ये इसका आधार ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का, कि एक व्यक्ति से ज्यादा जो ग्रुप है, जो समूह है, वो ज्यादा विचार दे सकता है, ज्यादा अच्छे विचार दे सकता है। ठीक है, किसने दिया था? ऑसबर्न। किसने दी थी ये विधि? ऑसबर्न। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, तो हमें क्यों मदर टंग यूज करनी चाहिए प्राइमरी लेवल पर? बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने के सहायता करेगा। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जाम्स पे, तो इसका आंसर जो है ना वो ये। कई लोगों को लग सकता है अधिगम सरल बन जाता है, बिल्कुल मदर टंग में बताओगे तो ज्यादा सरल हो जाएगा, दूसरी भाषा बच्चे को उतनी शायद समझ में ना आए, लेकिन इसका सही आंसर ये है मदर टंग, क्योंकि पहले से ही घर में ये चीजें बोली जा रही है, तो बच्चे को प्राकृतिक वातावरण मिलता है जिसमें उसका सीखना आसान हो जाता है, इसीलिए मदर टंग में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 29, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? मैस्लो, हर्जबर्ग, विक्टर ब्लूम, स्किनर। ये अलग सा क्वेश्चन आया था, इसका आंसर विक्टर ब्लूम है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहते हैं इसको, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये काम करूंगी तो इसके बाद मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, वो एक्सपेक्टेशन कि मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, मुझे ये वैल्यू मिलेगी, मुझे बाद में ये चीज देखने को मिलेगी, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर रही है कि मैं आगे काम को करूं। ठीक है, तो मैं रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रही हूँ, विक्टर ब्लूम की दी हुई है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आज के वीडियो का, और ये सीडीपी सेक्शन का भी। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ये जीन पियाजे की ही स्टेजेस हैं आपकी, और ये मेरे ख्याल से पार्ट 1 में भी हमने डिस्कस की थी, यानी जीन पियाजे का ये दूसरा क्वेश्चन है जो इसी पेपर में आया हुआ है। मैंने आपको बताया है जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन सबकी थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ये थ्योरीज में से क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आंसर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर कह रहे हैं आपको चिंतन करना है, किसके टर्म्स में करना है? ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, जो चीजें आपके सामने हैं उनके टर्म्स में करना है, कुछ अमूर्त चिंतन नहीं करना। अगर अमूर्त, लॉजिकल, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव रीजनिंग अगर आती तब इसका आंसर फॉर्मल ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के टर्म्स में आपको सोचना है, तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे का जो डेवलपमेंट का उन्होंने 3-4 स्टेजेस दिए, उसमें से थर्ड स्टेज आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? सेंसरी, फिर दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल, तीसरी होती है कॉन्क्रीट, चौथी आपकी फॉर्मल ऑपरेशन, ये सबसे लास्ट स्टेज है। ठीक है, तो ये अभी हमने किया आपके 15 क्वेश्चंस पार्ट 2, और ये हमने अभी आपका किया है यूटेट 2। ठीक है, यूटेट 2 का हमने सीडीपी सेक्शन किया है, इसके बाद हम करेंगे यूटेट 1 का सीडीपी सेक्शन। ठीक है, यूटेट 1 के सीडीपी सेक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे, और चाहे आप यूटेट 2 दे रहे हो, चाहे आप यूटेट 1 दे रहे हो, मेरी सजेशन आपको ये रहेगी सीडीपी सेक्शन दोनों के चेक करो, क्वेश्चन आप दोनों के चेक करिए, थोड़ा सा ही लेवल में अंतर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा यहाँ से। तो ये मत सोचना कि भाई मैं यूटेट 2 दे रहा हूँ, मुझे यूटेट 1 से मतलब नहीं है, नहीं, टॉपिक सेम है, थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन के लेवल में आपका अंतर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो अगर आपने यूटेट 2 देखा है, फर्स्ट पार्ट देखा है, अगर नहीं देखा तो पहले देख लेना, फिर सेकंड पार्ट भी देखना, इसके बाद यूटेट 1 के भी अब मैं यहाँ पर आपका सीडीपी सेक्शन डिस्कस करूंगी, उसको भी आप जरूर कवर करेंगे। और अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अभी बेस्ट टाइम है। पिछली बार 27 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था, इसका मतलब ये लगभग 3-4 महीने का ही टाइम आपको मिलता है, फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, जब फॉर्म आएंगे उसके बाद फिर आप लोगों को जल्दीबाजी होती है, इतने सारे सेक्शन है, हम कैसे कवर करें, हम सब्जेक्ट भी तैयार करना है, इससे अच्छा है अभी से तैयारी कर लो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
हमारे पास यहाँ पर यूटेट के सभी साइंस, मैथ्स, एसएसटी सारे ही कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। सो आप अचीवर्स ऐप को जरूर डाउनलोड करके एक बार इन कोर्सेज को चेक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।